अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट्स, व्हाई। सोप बबल फटने से पहले आपको ब्लैकिश सा क्यों नज़र आता है? तो उसकी जो मेन रीज़न है वो तो ये कि बिल्कुल आखिर पे इसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से आपको डार्किश ये नज़र आएगा। When bubble is about to burst, its thickness become negligible। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं कि अगर आप ये बबल हम यूँ बना लेते हैं तो इसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है, जहाँ से आपको वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो दो जगह से रिफ्लेक्ट बैक होती है। एक इसी बबल की टॉप सरफेस से और एक इसी बबल की थोड़ा सा अंदर के आके सरफेस से। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। रेड आप जो हमने लाइन खींची है बबल की, उसी की जो बॉटम हिस्सा है वहाँ से वापस आएगी। अब इन दो रेज के दरमियान आप इसको रे 1 कह दें और इसको रे 2 कह दें। इन दो के दरमियान λ/2 का पाथ डिफरेंस बन जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और हमें ये डार्क नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं वो दो सेपरेट वेव फ्रंट से ओरिजिनेट होके कोहेरेंट सोर्सेज के थ्रू आ रही होती हैं, जबकि डिफ्रेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। ये फर्क है। दूसरा डिफरेंस है द रीजन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज परफेक्टली डार्क, जबकि रीजन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी या डार्क फ्रिंज जो है वो परफेक्टली डार्क नहीं होती। इसी तरह फोर्थ पॉइंट को पहले पढ़ लें। ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी लेती हैं, सेम इंटेंसिटी की होती हैं। यहाँ पे सेम इंटेंसिटी की नहीं होती, इंटेंसिटी ग्रेजुअली चेंज होती चली जाती है फ्रिंजेस की। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्थ फ्रिंजेस की इक्वल होती है इंटरफेरेंस में, जबकि फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल नहीं होती डिफ्रेक्शन के केस में। ये तो बहुत वाज़ेह आपको पिक्चर में भी अपनी बुक में नज़र आएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर अ सेकंड गिलास प्लेट इज आल्सो यूज्ड, व्हाई। जो सेकंड गिलास प्लेट है वो पाथ डिफरेंस को बराबर करने के लिए होती है। जो रे 1 है, यहाँ से अगर हम ये देखें कि ये एक गिलास प्लेट है, फर्स्ट वाली, इस पे लाइट रे यूं आके टकराती है, तो इसके अंदर रिफ्रैक्ट होते हुए जाके अंदर की जो सिल्वरी सरफेस है यहाँ से टकरा के इसका एक हिस्सा यूं बाहर ऊपर की तरफ जाता है और फिर ऊपर मिरर M1 से टकरा के वापस आता है। वापसी पे फिर इसके अंदर से गुजर के और फिर इस पॉइंट पे, ये जहां मैं अब छोटा सा ये दायरा ये लगा रहा हूं, इस पॉइंट पे इसकी इंटरफेरेंस होती है। जबकि एक लाइट रे का हिस्सा, एक हिस्सा तो ये आया जो इधर अंदर तक गया, एक लाइट रे का हिस्सा आगे चला जाता है, वो इसमें से एक ही दफा गुजरा ग्रीन वाली प्लेट में से। तो उसको बराबर करने के लिए एक कंपनसेटिंग प्लेट इसके आगे लगाई जाती है इस तरह करके। तो ये यहां से एक बार गुजरती है, फिर ये मिरर से टकरा के
फिर वापस आती है, एक बार जाते हुए एक बार वापसी पे फिर इसमें से गुजरती है। तो ये जो दूसरी गिलास प्लेट है नंबर 2, ये नंबर 1 थी, इसकी ये साइड सिल्वरी है, नंबर 1 की एक साइड सिल्वर है, 2 पे बिल्कुल सादी गिलास प्लेट है। तो इसमें से जो 2 बार गुजर रही है लाइट रे, ये कंपनसेट कर रही है उस पाथ को जो लाइट रे 1 3 दफा गुजरी थी गिलास प्लेट 1 में से। फिर ये वापस आके इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इंटरफेरेंस हो जाती है, और फिर वो हम इस तरफ से आंख अपनी इधर यूं बनाएं ना, यहाँ से देख सकते हैं, ये आंख बना रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पे आपने अपनी आई प्लेस करनी है, तो फिर आप देख सकते हैं। तो ये रीज़न है कि इंटरफेरोमीटर में दूसरी ग्लास प्लेट क्यों लगाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रेविस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। ये बुक में भी लिखा हुआ है, इसको हमने स्टेटमेंट पहले लिख दी है, वो आपने स्टेटमेंट याद कर लेनी है। स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमम पोलराइजेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट मे बी अचीव्ड, कैसे हासिल की जाएगी, लेटिंग द रे फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन सच अ वे कि उसकी रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन जाए, इसको ब्रेविस्टर्स लॉ कहते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो मैट्रिक में भी है, n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। ये इसमें थीटा 1 की जगह IP आ जाएगा और थीटा 2 की जगह रिफ्रैक्टेड एंगल R आ जाएगा। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो गौर से आप ये देखें कि ये इस जगह पे एक मिनट ठहर जाए, यहाँ पे एंगल IP प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल R, ये तीनों मिलके 180 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहे हैं। एंगल IP, एंगल 90 डिग्री और एंगल R, ये तीनों क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको सॉल्व कर लें तो R एंगल आ गया 90 माइनस IP, इसको पुट कर दें R एंगल को यहाँ इस जगह पे, तो n1 sin IP इक्वल्स टू n2 sin 90 माइनस IP साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको सॉल्व कर लें तो n1 sin IP इक्वल्स टू n2 cos IP। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे आप इसको टेंजेंट की शक्ल में ले आएं, तो यहाँ तक जो आप फार्मूला बना के लाएंगे इसको ब्रेविस्टर्स लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस में। पाथ डिफरेंस दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस होगा और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में 0 लैम्डा 2 लैम्डा ये पाथ डिफरेंस आएगा, इसका जनरल फार्मूला m लैम्डा है। जबकि डिस्ट्रक्टिव में लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, माइनस में प्लस में दोनों आ जाएगा। इसका फार्मूला 2m+1 इंटू लैम्डा बाई 2 या m+12 इंटू लैम्डा होता है। आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, why it is not possible to see interference where the light beams from headlamps of a car overlap। इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। हेडलैम्प उन कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरता, गाड़ी की जो हेडलाइट है, मसलन ये कोहेरेंट नहीं होती, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी होल्डर नहीं होती, यानी ये जो है वो आपके पास जो दोनों सोर्सेज इसके दरमियान में डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए, इस कंडीशन पे भी पूरी नहीं उतरती। तो ये 2-3 बेसिक कंडीशंस हैं जिनको ये पूरा नहीं करती। तो इसलिए जब कंडीशंस को पूरा नहीं करती तो इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेलीफोन पोल कास्ट्स अ क्लियर शैडो इन द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट हेडलैम्प ऑफ अ कार बट नो सच इफेक्ट इज नोटिस्ड फॉर द साउंड फ्रॉम द कार। इसका मतलब ये है कि आप लैंप के पीछे खड़े होके अगर देखें तो लाइट आपकी आंख में नहीं आएगी,
लेकिन लैंप के पीछे कान लगाएं तो आवाज आएगी। ये क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको आसान सी एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप लैंप के पीछे आंख को छुपाएं तो लाइट छुप जाएगी, लेकिन उस पोल के पीछे आंख को छुपाएं तो लैंप की लाइट छुप जाएगी। लेकिन अगर आप उसके पीछे कान को छुपाएं तो कोई और आवाज जो आ रही है दूसरी साइड से वो नहीं छुपेगी और आपके कान तक पहुंच जाएगी। तो आवाज क्यों आ रही है लैंप पोल के पीछे और लाइट क्यों नहीं आ रही? तो इसका आंसर है दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन phenomena of waves. It is observed that for diffraction the wavelength of incident wave should be greater or equal to the width of obstacle. Now the wavelength of light ranges from 400 to 700 meter, which is very much less. तो वेवलेंथ कम होने की वजह से ये उतना डिफ्रैक्ट नहीं कर सकती लाइट, इसलिए शैडो बनाती है, जबकि उसके मुकाबले में साउंड की जो वेवलेंथ है वो 17 मीटर तक जाती है, 17 मिलीमीटर से, तो वो पोल से बड़ी हो जाती है, इसलिए पोल के पीछे साउंड सुनाई देती है। इसी तरह साउंड की चूंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, दूसरे कमरे में भी सुनाई देती है, जबकि आप एक कमरे में लाइट चलाएं तो वो दूसरे कमरे में लाइट नहीं पहुंचेगी, आवाज पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें भी रीजन वेवलेंथ की है कि एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम है, उसके मुकाबले में जो फासला स्लिट्स में होता है, तो वो चूंकि इतना कम फासला हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम नेचुरल क्रिस्टल्स को यूज करते हैं एक्स रेज की डिफ्रैक्शन के लिए। तो वेवलेंथ इसमें मसला है, एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कैन वी अप्लाई हाइजेंस प्रिंसिपल टू राडार वेव्स। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है यस। इसके आगे आपने जो 2 पॉइंट्स में हाइजेंस प्रिंसिपल है वो लिख देना, वो याद कर लेना है आपने, बुक में लिखा हुआ है हाइजेंस प्रिंसिपल, तो यस करके उसको याद करके आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होने की जो रीजन है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, कि लाइट ऑब्स्टिकल्स में से जो है वो फंस जाती है, रुक के गुजरती है, ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक होना बेहतर लफ्ज है। तो उसकी रीजन क्या है कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव मूव करते हैं। या अगर ये डायरेक्शन है लाइट की तो वो इस तरह ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस तो ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मोशन होने की वजह से पोलराइजेशन होती है। तो पोलराइजेशन बेस्ट आपके पास आर्गुमेंट है किसके लिए, ये प्रूव करने के लिए कि लाइट की नेचर ट्रांसवर्स है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, अब इनको आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।